वसीयत यानी विल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं होती, ये किसी की छोड़ी हुई आखिरी कहानी की तरह है। आखिरी अल्फाज, आखिरी ख्वाहिशात जो ये तय करते हैं कि इनकी मिरास को दुनिया कैसे याद रखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आता है। हमारे जाने के बाद हमारी सारी जिंदगी की मेहनत से बनाई गई चीजों का, हमारी जायदाद का क्या होगा? उसका फैसला कौन करेगा, कानून या हमारी अपनी मर्जी? चले मिलते हैं कामरान से। कामरान के जहन में भी यही सब सवालात गर्दिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कहानी का इख्तिताम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उन्होंने सोचा है। इसीलिए वो पाकिस्तान के सक्सेशन एक्ट 1925 को समझने निकले हैं, ताकि ये जान सकें कि अपनी आखिरी ख्वाहिशात को कानूनी तौर पर कैसे महफूज किया जा सकता है। तो कामरान के इस सफ़र का पहला कदम क्या है? पहला कदम ये समझना है कि कानून की नज़र में वसीयत यानी विल आखिर चीज़ क्या है। देखें, कानून वसीयत को एक कानूनी ऐलान कहता है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक बाकायदा कानूनी बयान है। और इस सब का मरकज़ है वसीयत करने वाले की नीयत, यानी वो अपनी जायदाद के साथ क्या करना चाहते हैं। और ये सब कुछ होता है उनकी मौत के बाद। एक्ट का सेक्शन 2H इसी बात को बिल्कुल वाज़े करता है। लेकिन सिर्फ वसीयत लिख देना ही काफ़ी नहीं होता। प्रोबेट वो अदालती अमल है जो इस वसीयत को कानूनी हैसियत देता है। यूं समझ लें कि अदालत की मोहर ही एक सादे कागज़ को एक ताकतवर कानूनी दस्तावेज में बदलती है, जिसके बाद जायदाद की तकसीम का बाकायदा अमल शुरू होता है। अब कामरान को ये समझना है कि अपनी नीयत को कानूनी शक्ल देने के लिए किन उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। यही उसूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वसीयत असली है और बिल्कुल दुरुस्त है। सेक्शन 63 के मुताबिक एक दुरुस्त वसीयत के 3 बुनियादी सतून हैं। पहला, वसीयत करने वाले का दस्तखत। दूसरा, कम से कम 2 गवाहों की तस्दीक। और तीसरा, हर गवाह का वसीयत करने वाले की मौजूदगी में दस्तखत करना। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बल्कि ये धोखाधड़ी को रोकने और वसीयत को कानूनी तौर पर नाकाबिल शिकस्त बनाने का तरीक़ाकार है। लेकिन तब क्या होता है जब इंसानी गलती बीच में आ जाए, जब किसी की आखिरी ख्वाहिशात वाज़े ना हो या ठीक से लिखी ही ना गई हो? बस यहीं से कामरान की कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। सोचें कि एक वसीयत मुबहम है, यानी उसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? उसके लिए कानून की किताब से ही एक बड़ी दिलचस्प मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक शख्स है, उसकी 2 कज़न्स हैं और दोनों का नाम मरियम है। वो वसीयत में लिखता है कि कुछ रकम मेरी कज़न मरियम को दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी मरियम? इसका हल एक कानूनी उसूल में है जिसे एक्सट्रिंसिक एविडेंस यानी बैरूनी सबूत कहते हैं। सेक्शन 80 के तहत कानून अदालत को सिर्फ वसीयत के अल्फाज तक महदूद नहीं रखता, बल्कि अदालत खतूत, गुफ्तगू या दूसरे सबूतों का जायजा ले सकती है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वसीयत करने वाले का असल इरादा क्या था, यानी वो किस मरियम की बात कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि सक्सेशन एक्ट सिर्फ कवानीन का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि ये अदालतों के लिए एक गाइड बुक की तरह है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि किसी की आखिरी कहानी को ठीक वैसे ही समझा जाए जैसा लिखने वाले का इरादा था। कानून की बारीकी यहाँ और भी ज्यादा नजर आती है। जैसे सेक्शन 150 2 तरह की वसीयतों में फ़र्क करता है। एक है स्पेसिफिक लेगेसी, यानी कोई ख़ास चीज़, जैसे मेरा घर, और दूसरी है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी, जो किसी मखसूस फंड से अदा की जाए, जैसे मेरे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए। जब असासों की तकसीम का वक्त आता है तो ये फ़र्क बहुत अहम हो जाता है। अदालतों की रहनुमाई के लिए भी बहुत वाज़ेह उसूल हैं। कानून कहता है कि पूरी वसीयत को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाए और अल्फाज के आम मानी लिए जाएं। ये सब कुछ इसलिए है ताकि असल नीयत किसी तकनीकी गलती की वजह से ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, जब वसीयत का मतलब बिल्कुल साफ हो जाए तो अगला मरहला आता है उसे अमली जामा पहनाने का, यानी वसीयत करने वाले के जाने के बाद असल में होता क्या है। यहाँ एग्जीक्यूटर यानी वसी का किरदार सामने आता है। ये वो शख्स होता है जिसे वसीयत करने वाला खुद नामजद करता है, ताकि वो उसकी हिदायत पर अमल दरामद कराए। कामरान को भी किसी ऐसे ही काबिल एतमाद शख्स का इंतखाब करना होगा जो उनकी आखिरी ख्वाहिशात को ठीक ठीक पूरा कर सके।
ایک وصی کی ذمہ داریاں بہت واضح اور ترتیب وار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تدفین کے خرچات ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وصی تمام اثاثے اور واجبات اکٹھے کرتا ہے، مرنے والے کے قرضے ادا کرتا ہے اور آخر میں جائیداد کی ایک مکمل فہرست بنا کر عدالت میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک منظم عمل ہے تاکہ ہر چیز بالکل شفاف رہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تب قانون خود فیصلہ کرتا ہے کہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ اسے انٹیسٹیٹ سکسیشن کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وصیت لکھنا اتنا اہم ہے۔ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی مرضی کو قانون کی طے شدہ راہ پر ترجیح دی جائے۔ آخر میں کامران کو اطمینان ہے کہ سکسیشن ایکٹ صرف قوانین کا ایک بے جان مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فریم ورک ہے، ایک ایسا نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کی آخری کہانی اور اس کی میراث کا پورا احترام کیا جائے۔ تو اگر وصیت کسی کی لکھی ہوئی آخری کہانی ہے تو قانون یہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے؟ اس کا جواب اس ایکٹ کے اصولوں میں چھپا ہے، اس کی باریکیوں میں ہے اور انصاف کے اس نظام میں جو ہر لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔